हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन एसएससी रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हमारे समाज का मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक यूनिट एक न्यूक्लियर फैमिली पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। 10 minutes. सर, बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता सर, इट इज ऑल्सो एन ऑडिट ऑफ आवर प्रायोरिटीज। ये बताता है कि देश में किसे रिलीफ मिलेगा, किसे वेट करने के लिए कहा जाएगा और किसे एडजस्ट करने के लिए कहा जाएगा। सर, आई राइज टू स्पीक नॉट ऑन एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स टुडे बट ऑन एवरीडे एंजाइटीज ऑफ इंडियंस। द टाइटल ऑफ माई स्पीच इज आई डू नॉट अपोज, आई राइज टू प्रपोज। फर्स्ट, आई प्रपोज जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सर, समझिए कि दो परिवार हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। एक परिवार है जो 20 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा परिवार भी 20 लाख रुपए कमाता है। स्कूल की फीस, रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल बिल सब समान है, लेकिन इनकम टैक्स अलग अलग। जैसे कि एक पति पत्नी है, राहुल और ऋचा, दोनों काम करते हैं। राहुल साल का 10 लाख कमाता है, ऋचा भी साल का 10 लाख कमाती है। इनकी कुल इनकम 20 लाख रुपए। क्योंकि 12 लाख रुपए तक की रिबेट पर एसएससी इनकम टैक्स देता है, तो ना राहुल को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम 10 लाख है, और ना ही ऋचा को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम है, यानी कि हाउस होल्ड का टैक्स जीरो। दूसरा परिवार है नमन और नेहा। नमन साल का 20 लाख रुपए कमाता है और नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो घर पर बच्चे का ध्यान रखती है, माता पिता की जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल रखती है। सर, नमन और नेहा की भी फैमिली इनकम 20 लाख है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन है, नमन को 20 लाख के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है 1,92,400 रुपए, और वहीं नेहा क्योंकि उसकी इनकम नहीं, उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। यानी कि दो परिवार, सेम इनकम, लेकिन एक परिवार को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना और दूसरे परिवार को 1,92,000 का टैक्स भरना पड़ता है। एक ही छत, एक ही किचन, एक ही हाउस होल्ड, एक ही बजट, लेकिन अलग अलग टैक्स। सर, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फाइलिंग ऑफ आईटीआर होगा तो इन मैरिटल कपल्स को इनकम टैक्स की जो रिलीफ है वो ज्यादा मिल पाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक मैरिड कपल है सर, जो दोनों पति पत्नी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं। पति 18 लाख रुपए साल का कमाता है, पत्नी 6 लाख रुपए साल का कमाती है, यानी कि कुल इनकम दोनों की 18 जमा 6 24 लाख। अब जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो पति की क्योंकि इनकम 12 लाख से अधिक है, 16 लाख, वो अपने इनकम टैक्स के हिसाब से 1,50,000 रुपए का सालाना इनकम टैक्स भरता है, और वहीं पत्नी क्योंकि उसका 6 लाख रुपए इनकम है, वो कोई टैक्स नहीं भरती है। यानी कि 24 लाख रुपए की इनकम पे परिवार को 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। यदि इनकी इनकम को क्लब कर दिया जाए और इनकी रिबेट्स को, एग्जेम्पशंस को भी क्लब कर दिया जाए, तो कुल आमदनी इनकी 24 लाख, कुल रिबेट 24 लाख, 24 माइनस 24, टैक्सेबल इनकम शून्य, इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रपोज करता हूं कि भारत में जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लाया जाए, जिससे मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिया जाए कि वे इंडिविजुअल फाइलिंग की साथ साथ जॉइंट फाइलिंग भी कर सकें। अगर ऐसा होता है तो हाउस होल्ड्स को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, टैक्स इक्विटी दी जाएगी सिंगल इनकम हाउस होल्ड में और डुअल इनकम हाउस होल्ड में। थर्ड, सिंगल इनकम अर्नर को अनयूज्ड एग्जेम्पशन अपने स्पाउस की यूज करने का मौका मिलेगा। इनकम डाइवर्जन की प्रैक्टिस, जैसे परिवार में अपने इनकम ट्रांसफर की जाती है ताकि परिवार वाले रिश्तेदार का स्लैब एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो प्रथा बंद होगी। और सर, ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा लोग शादियां करेंगे
ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। सर, इंटरनेशनल कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में जॉइंट आईटीआर का सिस्टम लागू है। सर, हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन एसएससी रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हमारे समाज का मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक यूनिट, एक न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। सर, माय सेकंड सबमिशन इज आई प्रपोज रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है तो या तो वो शहीद हो जाता है, या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया, अपनी एक चीज, अपनी जीवन, अब वो एक रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है, और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। पहली बार 1922 से लेकर आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक सोल्जर जो 20 साल का जब था, उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया। 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए। लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स स्लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा। लेकिन जब ऑपरेशन के दौरान किसी इंजरी के चलते वो अपना कोई अंग खो देता है और मेडिकल बोर्ड उसे 40 से 50% डिसेबल घोषित कर देती है, तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो सर्विस छोड़ दे और पेंशन लेने शुरू लग जाए। अगर सर्विस छोड़ के वो पेंशन लेने लग जाता है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो सर्विस नहीं छोड़कर अपनी पूरी टेन्योर काम करता है, अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भारत माता की सेवा में कार्यरत रहता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जब मिलती है रिटायरमेंट के उपरांत, तो उस पर इनकम टैक्स इस अमेंडमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। सर, ये करके हम एक प्रकार से दो कैटेगरी ऑफ वुंडेड सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दर्द सहकर जो फौजी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। हम अननोइंगली पनिश कर रहे हैं सैनिकों को घायल होने के बाद जो काम करते हैं। सो वी आर पीनलाइजिंग करेज, वी आर टैक्सिंग इंड्योरेंस। मैं कहना चाहता हूं सर, व्हेन द वुंड इज सेम, सर्विस इज सेम, सैक्रिफाइस इज सेम, टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन कोई विंडफॉल गेन नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। अगर भारत माता की सेवा में उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैन नॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रेटफुल नेशन एक हाथ से सोल्जर को सल्यूट और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकता। इसे विड्रॉ करना चाहिए एंड रिस्टोर फुल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबल्ड पेंशन फॉर ऑल आर्मी पर्सनल। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है, तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है।
सर अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा कर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर अ पर्सन्स बैलेंस, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime। मैं समाप्त कर रहा हूं सर। सर बैंक अकाउंट आर मेंट टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं। और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। सर इफ वी वांट 16 मिनट है। हाँ मैं समाप्त कर रहा हूं। इफ वी वांट पार्टी में से कटेगा। हाँ मैं खत्म कर रहा हूं, कोई नहीं, 1 मिनट फालतू ले लूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पीनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में 3 से 4 हजार रुपए और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3 हजार रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। मुजीबुल्लाह खान साहब।